ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग सबको नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का आज के इस लेक्चर नंबर 4 में मैं मन से इनवाइट कर रहा हूं, आपका वेलकम है। आप सभी आइए और आज हम कुछ और आगे बिजनेस वैल्यूएशन और मार्केट एफिशिएंसी, दैट इज चैप्टर नंबर 20th की कुछ और बातों को सीखने की कोशिश करें। तो अभी आज वी विल बी डूइंग सम 2 or 3 क्वेश्चंस फ्रॉम कैप्लन एंड बीबीपी। तो आपका कैलकुलेटर आपके पास होना, कैप्लन का हार्ड कॉपी होना और आपके इरादों में बुलंदियां होना, that is very important. These are the 3 preconditions for today's lecture. So today's lecture is lecture number 4 and I am doing chapter number 20, that is business valuation and market efficiency. I have not told you anything about market efficiency. I have just told you about business valuation. बेटे मैंने अभी तक 3 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए बिजनेस वैल्यूएशन के ऊपर। ये 4th लेक्चर है। अभी एक लेक्चर और लेने वाला हूं बिजनेस वैल्यूएशन का। इट मींस आई विल बी टेकिंग 5 लेक्चर्स फॉर बिजनेस वैल्यूएशन एंड 2-3 लेक्चर्स फॉर मार्केट एफिशिएंसी। एक एक बात को, एक एक लॉजिक को, एक एक कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना दोस्त। मैं तो आपसे कहता हूं कि पहले आप मेरा लेक्चर अटेंड करें, जो क्वेश्चंस मैं कराता हूं उसको करें, टेस्ट हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर करें। आफ्टर दैट यू कैन हैव अ रिव्यू ऑफ कैप्लन और बीबीपी, देन यू कैन गेट एन आइडिया कि भाई जो मैंने कराया, जो आपको पता चला क्या ठीक है या नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट इज लेक्चर नंबर 4 इज आपको बैठना कैसे, आपको मालूम है। मैं अब नहीं बताऊंगा क्योंकि अब तो बस लास्ट कुछ क्लासेस ही रह गई। अच्छा, एक बात आज आपके सामने सबसे मैंने करनी है कि इन द लास्ट लेक्चर, specifically if I say in the lecture number 3, or in lecture number 2 or in lecture number 1, in the last 3 lectures, जो हमने 3 लेक्चर्स किए, उन तीनों लेक्चर्स में मैंने कहीं ना कहीं आपको एक बात बताने की कोशिश की कि प्राइस और वैल्यू अलग अलग होते हैं। वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन द हाउ मच बेनिफिट यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट एसेट और फ्रॉम दैट फाइनेंशियल एसेट और फ्रॉम दैट बिजनेस एंटिटी और फ्रॉम दैट कंपनी or as a case may be. And there are 3 methods which we have seen. There are 3 approaches to calculate a value of a business or of a financial asset, rather for a business, and we can calculate the valuation of financial assets also. So 3 approaches में पहली approach हमने देखी थी, first was asset based approach. And the second approach was, which we have discussed in lecture number 3, that depends upon earning based approach. And the third approach which I will be doing today, that will be based on cash flows. So I will say it is a cash flow based approach. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि बेटे आप एक ही बिजनेस की वैल्यूएशन कर रहे हैं। You are valuing only one business, but you are doing it from different approaches, from different angles. The first angle is on the basis of assets. Generally, this approach is being used in case a company has a more tangible assets and a company has to sell separate assets and we want to find out the split up value of those assets. So we generally follow asset method, asset approach. Second point, जो second approach जो मैंने last lecture में आपको बताया था, that was in relation to earning based. And earning based में I have given you 2 methods. One is price earning ratio and second is earning yield ratio. Price earning ratio given है तो हम price earning ratio के basis पे करेंगे। Earning yield given है तो earning yield पे करेंगे। Earning yield is reciprocal of price earning. And what is the relationship? What is the meaning of price earning? It is the relationship between market price and earning price. आई थिंक यहां तक हम सबको क्लियर है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चंस भी कराए थे और उस 2 क्वेश्चंस में मैंने एक क्वेश्चन में अज्यूम किया था आई हैव सॉल्व्ड इट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग आई सॉल्व्ड इट ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग यील्ड रेशियो। ठीक है सर, बट मैंने कुछ थोड़ी सी बात हल्की सी लास्ट लेक्चर में नहीं बताई थी। मुझे लगा कि पहले आपको जो मैंने कंसेप्ट बताए हैं उनको अब्सॉर्ब कर लीजिए। कैप्लन में और बीबीपी में कुछ हल्की सी 2-3 बातें और मेंशन हैं, वो मैं आज आपके सामने नोट 1 और नोट 2 में लेकर आया हूं। तो आज लेक्चर 4 है लेकिन स्टिल हम अभी लिख रहे हैं अर्निंग बेस्ड अप्रोच। बेटे आज भी अभी भी हम जो लिख रहे हैं दैट इज नेम्ड एज द नोट्स व्हिच आई हैव गिवन यू, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग बेस्ड अप्रोच। मैं भूपेश आनंद ये जो भी कुछ बता रहा हूं ये अर्निंग बेस्ड अप्रोच के बेसिस पे बता रहा हूं, जिसमें आप प्राइस अर्निंग रेशियो या अर्निंग यील्ड की मदद लेकर कैलकुलेशंस करते हैं।
तो नोट नंबर 1 में मैं सबसे पहले लिख रहा हूं एडजस्टमेंट्स मे बी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ अ लिस्टेड कंपनी टू अ प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ अनलिस्टेड। आई थिंक हमने जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया भी था उसमें मैंने कहा था इट इज अ केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, बट फॉर कैलकुलेशन अनलिस्टेड कंपनी का एज सच कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी का मतलब है विच इज नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, और कई बार हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं मिल पाता। तो जनरली वी विल सी द सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री, द सेम टाइप ऑफ बिजनेस, तो हम उसकी तरह से, जैसे चाय नहीं मिली तो कॉफी पी लेते हैं, कॉफी नहीं मिली तो सूप पी लेते हैं, भाई हैं तो एक ही घर के खानदान के। जैसे आपको खाना चपाती नहीं मिली तो पराठा खा लेते हैं, पराठा नहीं मिला तो नान खा लेते हैं, नान नहीं मिला तो मिस्सी रोटी खा, इट मीन्स हैं तो एक ही खानदान के। ठीक है सर, तो आपको मैंने एक बात छोटी सी बतानी है कि जब आप लिस्टेड कंपनी, अब देखिए ये जो बात आज मैं बता रहा हूं दिस इज ओनली फॉर नो डाउट वी हैव प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर दैट, बट फॉर दैट विल बी इन एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपके लेवल के लिए इसकी थ्योरी को समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग में भी, एग्जामिनेशन किट में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं दिए प्रैक्टिकल, बट थ्योरेटिकल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आई एम कवरिंग, मैं अब आपसे ये कहता हूं कि भाई एक लिस्टेड कंपनी है और एक अनलिस्टेड कंपनी है। मैंने लिस्टेड कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशियो उठाई और यूज करने की कोशिश की अनलिस्टेड में, तो थोड़ा सा मुझे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ना इस प्राइस अर्निंग रेशियो में, डायरेक्टली उठा के थोड़ा यूज कर सकता हूं, क्योंकि इस कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है इसके अपने कुछ फीचर्स हैं, they have their own features, they have their own standing, they have their own track record, so it may be possible कि इनका प्राइस अर्निंग रेशियो कुछ दूसरा हो और इसका दूसरा हो, क्योंकि इसकी अभी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो नो डाउट मैं अगर अनलिस्टेड कंपनी की वैल्यूएशन कैलकुलेट करना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग प्राइस मेथड, बट द पॉइंट इज अर्निंग मेथड, अर्निंग बेसिस मेथड, एंड दैट टू प्राइस अर्निंग रेशियो, एंड बिकॉज आई कैन नॉट कैलकुलेट द प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ दिस अनलिस्टेड कंपनी, सो आई कैन यूज द प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ a listed company for this company, but my dear friends I have to make some adjustments in this price earning ratio। ये जो लिस्टेड कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशियो है इसमें कुछ मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा, प्लस माइनस कुछ करना पड़ेगा, हल्का सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, सो दैट इसके लिए कैपेबल हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब क्या जुगाड़ करना पड़ेगा और कैसे पता चलेगा? हम ये देखेंगे कि वो लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी का रिस्क साइकिल कितना है, ये रिस्क कितना है, ये ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट कहां पे ज्यादा है। आप देखिए बेटे जो स्टार्टअप कंपनीज होती है उसमें ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट ज्यादा होता है। एज इफ आई सी अनलिस्टेड कंपनी, दे हैव द ह्यूज स्टार्टअप्स, दे हैव द ह्यूज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा होते हैं। अगर आप अनलिस्टेड की बात करें और लिस्टेड की बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी एक लेवल ऑफ ग्रोथ अचीव कर लिया है, तो ग्रोथ होगी उसमें भी, बट द पॉइंट इज जो ग्रोथ परसेंटेज आप एक्सपेक्ट ज्यादा कर सकते हैं अनलिस्टेड में, वो ग्रोथ आप लिस्टेड में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। पहली बात ये भी हो सकता है कि अनलिस्टेड कंपनी का रिस्क फैक्टर ज्यादा हो, बिकॉज इसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, अभी इनको मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, अभी इनको मार्केट का नहीं पता, इन्होंने जस्ट आईआईएम से एमबीए किया एंड दे वांट आईआईटी मुंबई से आईआईटी किया और दे हैव स्टार्टेड देयर ओन वेंचर, country delight, they have started their own venture, Paytm, they have started their own venture. So the point is risk factor is more involved in unlisted companies as compared to listed companies। तो मैं क्या करूंगा as a ACCA, as a finance manager, if I want to find out that how much is the price earning ratio of a unlisted company, मैं प्राइस अर्निंग रेशियो लिस्टेड की लूंगा, प्लस माइनस करूंगा, वो मैंने लिख दिया बेटे एडजस्टमेंट्स में। तो मैंने कहा एडजस्टमेंट नंबर 1 है due to less liquidity of shares, because unlisted company shares cannot be sold in the market, so there is less liquidity as compared to the listed company। So when I am taking the price earning ratio of a listed company, I have to do some modification. It means the price earning ratio of unlisted company should be somewhat lower than the price earning ratio of listed company if I see this as a aspect। ठीक है, हम हर एडजस्टमेंट के 5-10% प्लस माइनस करेंगे, अभी बताऊंगा मैं। एडजस्टमेंट नंबर 2, ड्यू टू नो ट्रैक रिकॉर्ड मोर रिस्की, आई हैव जस्ट डिस्कस्ड। अनलिस्टेड कंपनी के केस में ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो वो ज्यादा रिस्की एज कंपेयर टू दिस, एंड विद हैविंग and because that company is a new startup that may have more growth prospect as compared to risk as compared to listed company। आपने बिग शार्क देखा होगा बेटे, बिग शार्क में यही बात वो करते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैंने ये कहा कि आपको हल्का सा प्राइस अर्निंग रेशियो को मॉडिफाई करना पड़ेगा अनलिस्टेड कंपनी को यूज करने से पहले और बिफोर वैल्यूइंग दैट। अब आप जितनी भी एडजस्टमेंट है उसको 10% प्लस माइनस करेंगे। जैसे जैसे मैंने कहा जी फर्स्ट एडजस्टमेंट है ड्यू टू लिक्विडिटी ऑफ शेयर्स, बिकॉज दिस हैज कंपनी हैज लेस लिक्विडिटी, तो प्राइस अर्निंग रेशियो मान लेते हैं 10 की है, किसकी? लिस्टेड कंपनी की। तो मैं अनलिस्टेड कंपनी की 9 कर लूंगा, 10% से माइनस कर दूंगा, क्योंकि हायर द प्राइस अर्निंग रेशियो बेटर इट इज, तो हमें लोअर करनी है क्योंकि हमें उस तरह से लेके जाना है। इसी तरह से
इसी तरह से सपोज करते हैं ड्यू टू ट्रैक रिकॉर्ड, ड्यू टू नो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मोर रिस्की कंपनीज, मान लेते हैं इस एडजस्टमेंट को भी करना, तो अब मैं अनलिस्टेड कंपनी के लिए 8 कर दूंगा, अगेन 10% का इफेक्ट ले लूंगा। मोटा मोटी 10% लॉ में नहीं लिखा, ये हम एज एन आर्ट, बिकॉज वैल्यूएशन इज आर्ट, इट इज नॉट अ साइंस। तो जनरली 8-10% का मैं हेर फेर करूंगा, प्लस माइनस करूंगा। अब लास्ट में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में प्लस कर दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में मेरे पास प्राइस अर्निंग रेशियो आ जाएगी, एंड दैट प्राइस अर्निंग रेशियो विल बी यूज्ड फॉर वैल्यूइंग द अनलिस्टेड कंपनीज। आई थिंक नोट नंबर 1 आपको लॉजिकली समझ आ गया है। मैंने जान के लास्ट लेक्चर में नहीं बताया कि आपको थोड़ा सा पता तो चले कि भाई अर्निंग में प्राइस अर्निंग और अर्निंग यील्ड क्या करते हैं। ठीक है, अब एक नोट नंबर 2 और लिखना है। कई बार क्या होगा, आपको ये एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं होंगी, बट आपको खुद एज ए आर्ट, यू आर आर्टिस्ट, यू आर एसीसीए, यू आर फाइनेंस मैनेजर, यू हैव टू प्रिपेयर आर्ट, इट मींस आर्ट डिपेंड्स अपॉन द क्रिएटिविटी। तो आप क्या करेंगे, इंडिकेटर्स ऑफ हाई एंड लो प्राइस अर्निंग रेशियो, बेटे कुछ ऐसे इंडिकेटर्स दिए जाएंगे। मैं आपसे कहूं कि एक बच्चा बहुत हार्ड वर्किंग है, ये बच्चा एग्जामिनेशन किट से भी करता है, ये बच्चा मेरे लेक्चर्स भी देखता है, ये बच्चा बीबीबी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं इनडायरेक्टली ये कहना चाहता हूं कि बच्चे के पास होने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। मैं कहूंगा ये बच्चा जॉब कर रहा है, रेगुलर नहीं पढ़ता, कैप्लॉन भी नहीं कर रहा, मेरे लेक्चर्स भी कभी कभी देखता है, कभी कभी नहीं देखता, तो इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूं कि इसकी पास परसेंटेज कुछ कम आएगी एज कंपेयर टू दैट। तो अगर मैं आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स दे दूं, तो उन प्री रिक्विजिट्स के बेसिस पे भी यू कैन से दैट दिस कंपनी शुड हैव हायर प्राइस अर्निंग रेशियो एंड दिस कंपनी शुड हैव लोअर प्राइस अर्निंग रेशियो। आपको गोल्डन रूल पता है चैप्टर 19 में फाइनेंशियल रेशियोज में कि हायर द प्राइस अर्निंग रेशियो बेटर इट इज। तो उस बात को माइंड में घूमते हुए आप ये कर सकते हैं। तो हायर प्राइस अर्निंग रेशियो के कुछ फीचर्स हैं, अगर ये फीचर्स गिवन है तो आप उस कंपनी की, जिस कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे हैं, इफ दैट कंपनी हैज दीस टाइप्स ऑफ फीचर्स, सो यू विल मेक इट एज हायर। For example, in case of growth stock, but naturally we have seen in the adjustment, if that stock is a growth, if that stock is growing, then the price earning ratio should be more. In case of takeover bid, टेक ओवर मीन्स एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, तो इस केस में भी जो कंपनी को खरीदा जा रहा है उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कुछ नहीं है तो ये खरीदती नहीं, उसमें उसको कुछ दिख रहा है, क्राउन ज्वेल दिख रहा है, दैट्स व्हाई दिस कंपनी इज गोइंग टू परचेज दैट। सो इफ दैट कंपनी इज गोइंग टू टेक ओवर इट, दैट कंपनी, द कंपनी हु इज बीइंग टेकन ओवर शुड हैव अ हायर प्राइस अर्निंग रेशियो। इन केस ऑफ हाई सिक्योरिटी, इट मीन्स आपके पास बड़े सारे एसेट्स हैं, बड़े सारे एसेट बेस है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कैश लिक्विडिटी है। तो अगर कैश लिक्विडिटी है, अगर ग्रोथ स्टॉक है, तो मैं ये कहूंगा ऐसी कंपनीज का प्राइस अर्निंग रेशियो शुड बी हायर। बट अगर मैं कुछ दूसरे फीचर्स दे दूं, जैसे लॉसेज आर एक्सपेक्टेड, मैं ये कहता हूँ कि लॉसेज आर एक्सपेक्टेड इन किंगफिशर एयरलाइन, सत्यम कंप्यूटर्स एंड लेमन ब्रदर्स एंड एनरॉन, मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉस होगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वहां पे स्ट्राइक ज्यादा हो रही है, मारुति सुजुकी में स्ट्राइक हो रही है, लेआउट्स हो रहे हैं। तो दीज आर द समवट नेगेटिव फैक्टर्स व्हिच विल क्रिएट अ नेगेटिव सेंटिमेंट, एंड इन दिस केस इफ दीज फीचर्स आर प्रेवलेंट, आई शुड टेक अ लोअर प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी लेनी है ये भी डिपेंड करता है बेटे आपकी आर्ट के ऊपर। हाँ, कला को मैंने आपको कहा इट इज अ कला, वैल्यूएशन कला है, बट द पॉइंट इज यू शुड नो विच कलर इज टू बी यूज। अगर आप स्काई बना रहे हैं तो स्काई में ब्लू कलर ही होता है बेटा, है ना, नो डाउट इट इज आर्ट। अगर आप ट्रीज बना रहे हैं तो ट्रीज में ब्राउन कलर होता है स्टेम में और ग्रीन कलर होता है लीव्स में, ये तो करना ही पड़ेगा ना। दिस अप टू दिस पॉइंट यू हैव टू यूज, हाँ ट्री जैसा मर्जी बनाए वो आर्ट है, बट प्राइस अर्निंग रेशियो हायर होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए, कैसे एडजस्टमेंट करनी चाहिए उसका थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए। मैं भूपेश आनंद लेक्चर 3 में हल्का सा जो रह गया था मैंने बता दिया। मैं आज फिर अब आपके सामने दोबारा से उसी स्लाइड पे आ गया। लेक्चर नंबर 4 अब स्टार्ट हो रहा है, और लेक्चर नंबर 4 में मैं आज के इस लेक्चर में थर्ड अप्रोच, जो लास्ट अप्रोच रहेगी बेटा, 3 अप्रोचेस थी, ये लेक्चर नंबर 4 है, मैं थर्ड अप्रोच की बात कर रहा हूं, एंड दैट अप्रोच इज कैश फ्लो अप्रोच। इट मींस अगर आप इस कंपनी को खरीदते हैं तो आपको भविष्य में कितना कैश फ्लो होगा। This can be a thought process, while valuing a company. If I want to value a business or if I want to value a financial asset, अगर मैं एक कंपनी के एक बिजनेस को या एक उसके इक्विटी शेयर्स को बाय कर, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि अगर मैं ये कंपनी को बाय कर लेता हूं, अगर ये बिजनेस को मैं बाय कर लेता हूं, तो मेरे फ्यूचर में क्या क्या कैश फ्लोज हो सकती हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कैश फ्लोज कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ 2 मेथड्स। वन इज डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल,
which we have discussed in chapter number 17, I guess, in cost of capital. हमने huge discussion किया था dividend valuation model. And second is, we have discussed from chapter number 2 to 16, 6, that is investment appraisal, that is discounted cash flow basis. बेटे आपने ये किया हुआ है, बस फॉर्मली मेरे को एक बार कराना है और 2-3 क्वेश्चंस कराने हैं कि आपको लॉजिकली लग जाए कि हाँ मैंने करा दिया। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। कमर सीधी कर लें भाई साहब। भाई साहब कमर सीधी करके आप लिखें कैश फ्लो बेसिस मेथड, और कैश फ्लो बेसिस में 2 मेजर्स हैं, सब मेथड्स हैं। वन इज डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड, डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड, एंड सेकंड इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। डिविडेंड वैल्यूएशन इट मींस एक कंपनी कितना डिविडेंड देती है, हम उसके बेसिस पे भी, आई थिंक वी हैव सीन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर, एंड वी कैन कैलकुलेट मार्केट प्राइस पर शेयर ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये तो एक शेयर का आ गया, अगर मुझे पूरा चाहिए तो मैं पूरे के लिए निकाल दूंगा, मतलब एक डिविडेंड लूंगा एक शेयर का, तो एक शेयर की मार्केट प्राइस आएगी, जैसे आपने ऑलरेडी किया हुआ है बेटे। ये देखो ना, ये देखो टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स। आप क्या करोगे, जो भी भविष्य में आपको डिविडेंड्स मिलने वाले हैं उन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालकर जोड़ लगा लोगे। और देखिए मैंने क्या लिखा है, प्रेजेंट P0 इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स D0 अपॉन KE। P0 is equal to D0 upon KE. P0 is equal to, if growth rate is given to you, we have already seen in the last lecture also, in earning yield approach also, हम क्या करते हैं, अर्निंग 1 लेते हैं या D1 लेते हैं, क्योंकि D1 का मतलब है D0 प्लस ग्रोथ रेट ऑफ D0, हमने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिस्कस किया, हम गॉर्डन मॉडल यूज कर देते हैं। Whenever the growth rate is given, whether it is a case of earning yield method, earning based approach, or it is a case of cash flow approach within that dividend valuation model, आप कभी भी ग्रोथ रेट लेते हैं तो गॉर्डन मॉडल आपको याद आना चाहिए, क्योंकि गॉर्डन में ही ग्रोथ रेट हुआ था। तो आप अगर यहां देखें तो एक शेयर की मार्केट प्राइस आ रही है, तो आप पूरे कंपनी की वैल्यूएशन कर सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कर सकते हैं ना। अगर आप यहाँ टोटल डिविडेंड लिख लें, क्योंकि यहाँ मैंने एक शेयर का डिविडेंड लिखा, अगर मैं टोटल डिविडेंड लिखूं तो यहाँ पर टोटल वैल्यू आ जाएगी। ये तो सेम ही रहने वाली है, क्योंकि कई तो परसेंटेज में। इसी तरह से इफ आई शो D1 फॉर 1 शेयर, I will be getting 1 share market price. If I see that it is for more than 1 share or full company, then the total price, that this will be my total price. I think आप बात समझ गए हैं। मैं एक क्वेश्चन करके आपके मन को ठंड डालना चाहता हूं। मैं आ गया जी, टेस्ट योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 4। कमर सीधी करके बैठेंगे तो फायदे में रहेंगे, लिखेंगे तो और फायदे में रहेंगे। ये जो सॉल्यूशंस या ये जो चीजें मैंने बनाई हैं बेटे, कैप्लॉन ने तो टच भी नहीं की, BBB ने तो टच भी नहीं किया। इट मींस आप अगर क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़ते हैं और उसके वर्किंग नोट्स बनाते हैं तो आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ज्यादा बढ़िया होगी। देखिए बाकी तो लाइफ आपकी है भाई साहब, मैं क्या बताऊं दोस्त, मैं तो इतने लेक्चर्स हो गए, आपको गाइड ही करता जा रहा हूं। और अब समय आ गया है कि हम आगे चलेंगे। मैं आ गया जी टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 में। घबराना नहीं है क्वेश्चन को बड़ा देखकर यार, कुछ नहीं है यार, मैं हूं ना आपके साथ। All that glitter is not gold, my friends. आइए पढ़ते हैं। A company has a following information. वो कहता है ये कंपनी की निम्नलिखित जानकारियां हैं, ये निम्नलिखित इंफॉर्मेशन है। एक, शेयर कैपिटल इन इशू 4 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50 सेंट। वो कहता है जी 4 मिलियन हमने शेयर्स इशू किए $0.5 में या 50 सेंट में। ठीक है सर। करंट डिविडेंड पर शेयर, इट मींस D0 is 24 सेंट। ठीक है सर। डिविडेंड 4 years अगो, मतलब 4 साल पहले, है ना। एक मूवी आती थी 20 साल पहले, एक नागिन थी, आपने उसको मार दिया, वो बदला लेने आई। तो यहां पे 4 साल पहले, पुराने समय की बात है। करंट इक्विटी बीटा, अच्छा बीटा ऑफ इक्विटी 0.8, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में, बीटा, इक्विटी बीटा, डेट बीटा, गियर्ड बीटा, अनलीवर्ड बीटा, लीवर्ड बीटा, एसिड बीटा, बेटे सब बताया है आपको। मैं क्या कह रहा हूं, आप कभी अकेले बैठे हुए ना सोचना कि मैंने कितना कुछ बता दिया। आप you have the following information, more information for market, return from market is 15% and risk free rate is 8%। हमें पता ही है मार्केट का रिटर्न रिस्क फ्री से ज्यादा होता है। एंड फाइंड द मार्केट कैपिटलाइजेशन, बेटे यहाँ पे हमने मार्केट की कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करनी है, वैल्यू नहीं निकालने की बात हो रही। वैल्यू ऑफ अ बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटलाइजेशन, क्योंकि कैपिटलाइजेशन में हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं, तो हम एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसा मैंने लेक्चर 1 में बताया था आपको। क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़े, जल्दी ना करें,
मैं फिर रिपीट करता हूं, प्यार से पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस हो पाएंगे आपसे। एक बार पढ़ें। अ कंपनी हैज अ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल, share capital is given to you, current dividend is given to you, dividend 4 years is given to you, current equity beta is given to you, have the following information, this market capitalization। अब आप ये बताइए जी, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है 4 मिलियन शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर अगर आप कर दें तो दिस विल बी मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है सर। अच्छा, मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए आप यहां अगर क्वेश्चन देखें, है ना, क्वेश्चन को बार बार देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ ग्रोथ की बातें हो रही हैं। आइए हम पहले क्या करते हैं, थोड़ी सी जो मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर की है एक बार उनको लिख लेते बेटा, है ना। तो क्या है, लॉजिकली आपको थोड़ी सी बातें समझ आ आएंगी और कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। मैंने कहा जी बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना एंड प्रिपेयर द वर्किंग नोट, और ध्यान से वर्किंग नोट बनाना। ठीक है सर। आप चेक करिए जी, आपको 4 साल पहले तो मैंने लिखा D0 - 4 क्योंकि D0 तो प्रेजेंट टेंस हो गया। D0 - 4 इज 15.25 सेंट। 4 साल पहले इतना डिविडेंड था। ठीक है, आज डिविडेंड कितना है, 24 सेंट का है। इट मीन्स वी इवन इफ आई एम नॉट गिवन द ग्रोथ रेट आई कैन कैलकुलेट दैट। अगर मुझे बताया जाए कि मेरे नंबर इतने आए थे 8th क्लास में और 11th क्लास में इतने आए हैं, तो मैं 8th और 11th का बेस रखकर ग्रोथ देख सकता हूं कि कितना ग्रोथ हुआ। ऐसे यहां पे करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार हमें ग्रोथ रेट डायरेक्टली नहीं दिया होता, बट ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने की एक जुगाड़ दिया होता है, इंफॉर्मेशन दी होती है। तो आपका माइंड खुला होना चाहिए कि क्या ग्रोथ रेट है या नहीं, और क्या हम ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि जैसे ही ग्रोथ रेट आएगा आपका माइंड में गॉर्डन मॉडल आ जाएगा। ठीक है सर। D0 24 सेंट, N0 मतलब एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स 4 मिलियन, फ्यूचर वैल्यू फेस वैल्यू इज 50 सेंट, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू, रिटर्न फ्रॉम मार्केट इज 15%, रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री इज 8%। आई थिंक यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, इक्विटी बीटा भी दिया हुआ है, मार्केट रिटर्न भी दिया हुआ है और आपको रिस्क फ्री भी दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो बेटे मुझे ऐसा लगता है कि CAPM मॉडल से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और CAPM मॉडल से अगर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करें और आप अगर ना भूले हो तो आई थिंक ये एक फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर CAPM। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया। रिस्क फ्री गिवन है, ठीक है जी, बीटा भी गिवन ही है, बीटा भी गिवन है, ये रहा बीटा, बीटा भी दिया हुआ है, रिटर्न फ्रॉम मार्केट भी गिवन है, रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री भी गिवन है, सब कुछ तो गिवन है। तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर कैलकुलेट कर लूं तो मुझे मालूम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर ये आ गई। अब आई नो दैट दिस इज ऑल्सो एज पर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, दिस इज दिस अपॉन दिस। इफ आई एम अवेयर ऑफ दिस, इफ आई एम अवेयर ऑफ दिस आई कैन कैलकुलेट दिस। तो बेटे आराम आराम से ये बातें ना दिमाग में आपके पहले क्लिक करनी चाहिए। अच्छा, कैसे क्लिक करेंगी, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप क्लिक करेंगी। एक दिन में आप स्विमिंग नहीं सीखते, या एक दिन में साइकिल नहीं आती चलानी, एक दिन में कार नहीं सीख सकते, तो घबराना नहीं है, लगे रहना है मुन्ना भाई। देखिए मैंने क्या लिखा, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MPS। आई थिंक वी ऑल एग्री विद दैट। ओके, सो माय मेन ऑब्जेक्टिव इज आई वांट टू कैलकुलेट MPS। Now MPS has to be calculated. Now MPS is equal to, because I am given the growth model, if I am given the growth rate, I can calculate growth rate. So I will be using Gordon model, and as per Gordon model the formula is P0 is equal to D1 upon K minus G. We all are aware of. So मेरे को क्या करना है, ग्रोथ रेट निकालना है और यहाँ पर फिट कर देना है। आइए जी, मैं भूपेश आनंद, 15.25 सेंट था 4 साल पहले डिविडेंड। बेटे ये चित्र बनाकर ऐसे एक्सप्लेनेशन देकर BBP कैप्लॉन ने नहीं बताया, भूपेश आनंद ही बता सकता है, और किसी टीचर ने भी नहीं बताया। आप चेक कर लीजिएगा, कुछ टीचर्स ने तो किताब में मार्किंग करके पढ़ा दिया, कुछ ने PPT बना के पढ़ा दिया। एक भूपेश आनंद इकलौता है जिसने सारी चीजें एक्सप्लेन की, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई, ग्राफ बनाए कि आपको लॉजिकली बातें समझ आए। तो 15.25 4 सालों में 24 सेंट हो गया। तो आई थिंक हम ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें बताइए ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, मैंने 10 बार बताया। तो 12% की ग्रोथ रेट आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ग्रोथ रेट आ गया तो अब हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर D, यहाँ पर अगर मैं ग्रोथ रेट निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता चल जाए, है ना, और अर्निंग पता चल जाए, तो मैं P0 निकाल सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो आइए जी KE की तरफ, और KE में वी विल बी यूजिंग डिविडेंड CAPM मॉडल।
We have discussed, we have devoted so much time in the CAPM model. So RF is given to me, equity beta is given to me, risk premium is given to me, and that comes to 13.6%. Now putting the figures, 13.6% मैंने वहां पे पुट कर दिया 13.6% KE माइनस G, और ये बेटे मैंने निकाल लिया 24/1 प्लस ये क्या है, ये क्या है बेटे, आप देखो मैंने इसको ये बताया था, आप चेक कर लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्योंकि हम रटता कुछ नहीं बेटे, हम हर बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए करंट डिविडेंड D0 ये दिया हुआ, तो D1 क्या होगा, D0 प्लस ग्रोथ रेट ऑफ D0। ठीक है सर मैं फिर रिपीट करूंगा, आपने अब निकाल लिया $16.80 इज द प्राइस ऑफ वन शेयर एंड आई हैव 4 लाख शेयर्स, so I can calculate the market capitalization 4 lakh into $16.80, that will be this much amount of market capitalization will be there। मैंने कुछ भी नहीं किया, अगर आप ध्यान से देखें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में चैप्टर 17-18 में जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था उन्हीं की रिवीजन किया है और आपके सामने वैल्यूएशन बना दी, क्योंकि वहां पर भी हमने वैल्यूएशन का कंसेप्ट यूज किए थे वहां पर, एंड द सेम कंसेप्ट विच वी आर यूजिंग हियर। मैं आ गया जी आगे। सो वी कैन कैलकुलेट मार्केट कैपिटलाइजेशन, 40 लाख शेयर थे, 40 बिलियन थे, 4 मिलियन थे, तो 40 लाख इंटू दिस विल बी द वैल्यू। आंसर देख लीजिए, कैप्लन ने ऐसे इतना डिटेल में नहीं बताया, बीबी में भी नहीं बताया, मैं आगे चल पड़ा। बेटे मैंने आपको कहा ना कैश, देयर आर 3 अप्रोचेस, एक अर्निंग बेस्ड अप्रोच है, एक एसेट बेस्ड अप्रोच है, एक अर्निंग बेस्ड अप्रोच है, एक कैश फ्लो अप्रोच है। अर्निंग बेस्ड एसेट बेस्ड अप्रोच में 3 मेथड्स हैं जिससे हम एसेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अर्निंग बेस्ड मेथड में 2 मेथड्स हैं जिसके बेसिस हम अर्निंग से वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। इसी तरह से कैश फ्लो मेथड में 2 मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट फ्यूचर कैश फ्लोस। एक तो अभी आपने कर लिया जिसका नाम था डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, और एक अभी हम करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, डिविडेंड वैल्यूएशन नहीं, इसका नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस। डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस, आराम से बेटे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस। इट मींस आपने जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किया था उसमें आप 3 स्टेप फॉलो करते थे, आउटफ्लोस निकालते थे, इनफ्लोस निकालते थे, एनपीवी निकालते थे। तो मैं यहां पर आउटफ्लो कुछ नहीं करूंगा बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस। तो आई विल बी कैलकुलेटिंग हाउ मच विल बी द फ्यूचर इनफ्लोज विच आई विल बी गेटिंग। अब फ्यूचर इनफ्लोज का मतलब है फ्री कैश इनफ्लोज, एक नया कंसेप्ट ऐड कर रहा हूं specifically in this chapter, that is valuation of business and that too in cash flow। फ्री कैश फ्लो का कंसेप्ट हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में नहीं किया था। हाँ हमने कैश इनफ्लोस निकाली थी, मैं यहां पे भी कह रहा हूं कैश इनफ्लोस निकालेंगे, बट यहां पर हम कैश इनफ्लोस की जगह उसका नाम रख देंगे फ्री कैश इनफ्लोस। ठीक है जी, तो आप पहले लिख लें फिर हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। एज पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस, एज पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस, एज पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस, value of equity or business is equal to T1, T2, T3, T4, T5 present value of all future free cash flows। बस यहां पर ये वर्ड मैंने ऐड कर दिया फ्री कैश फ्लोस। मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसमें थ्योरी में क्वेश्चन जरूर आ सकता है, प्रैक्टिकल तो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएगा, बट फ्री का मतलब है कि सब कुछ देने लेने के बाद, जैसे हमने डिविडेंड थ्योरी में किया था रेजिडुअल इनकम पॉलिसी, मतलब हमने जो कैपेक्स देना है, जो टैक्स देना है, जो कुछ एसेट लेना है, सब कुछ कर दो, अगर कुछ बच गया तो डिविडेंड दे देंगे। बिल्कुल वही लॉजिक हम लगाएंगे फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट करने में। हम ये देखेंगे कि अगर हम ये बिजनेस लेते हैं तो फ्यूचर में इसकी वजह से हमारे को कितनी फ्री कैश फ्लोज हो सकती हैं। अब सवाल आता है कि फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या है। हम ये सोचेंगे कि इफ आई टेक दिस बिजनेस तो उसके थ्रू मुझे प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, और मैंने कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैलकुलेट कर ली, बट ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज नॉट माय फ्री कैश फ्लो, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं बिजनेस परचेज करूंगा तो उसके कुछ एसेट्स को मैं सेल कर दूंगा। जैसे एलन मस्क ने पराग अग्रवाल सीईओ को हटा दिया, हो गया 1 साल बेटे, ट्विटर का सीईओ है पराग अग्रवाल, एलन मस्क ने जैसे ट्विटर खरीदा उसको हटा दिया। इट मींस कुछ मॉडिफिकेशन होती है ना जब आप बिजनेस करते हैं। तो सिमिलरली जब आप कोई नया एसेट, नया बिजनेस देंगे, क्या पता उसके एग्जिस्टिंग एसेट को बेच दें, क्या पता कोई नया एसेट ले लें, क्या पता कोई नई फैक्ट्री लगा दें। इट मींस वो सब करने के बाद अगर कोई कैश फ्लो बचती है तो उसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो।
because then only we can enjoy with that cash flow. You getting my point? So my dear friends, as per cash flow method, as per approach number 3, there are two methods. The second method is I will be calculating the present value of future cash flows, which I will be getting in the future. But that cash flows are not operating cash inflows, that are free cash flows. ठीक है जी, तो लिखेंगे एज पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस वैल्यू ऑफ एंटिटी और वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर फ्री कैश फ्लोज. Present value of all future free cash flows. Present value of all future free cash flows. Present value of all future free cash flows. कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार लिख लें, फिर हम धीरे धीरे करेंगे. मैंने कहा जी आप सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज तो कैलकुलेट करेंगे ही, जैसे निकालते आए हैं उसमें प्लस कर देंगे सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, क्योंकि जब आप नॉन करंट एसेट एग्जिस्टिंग एसेट को बेचेंगे तो उससे कैश फ्लो आएगा, तो कैश फ्लो बढ़ जाएगा, इसलिए प्लस कर रहे हैं. अच्छा, जब हम नॉन करंट एसेट को बेचेंगे तो कुछ कैपिटल गेन हो सकता है, एंड वी हैव टू पे सम टैक्स ऑन दैट, सो वी विल बी डिडक्टिंग टैक्स. अच्छा, समटाइम्स इट इज इंपॉर्टेंट दैट कि आपने पुराना एसेट बेच दिया लेकिन नया एसेट लाना पड़ा, इट मींस यू हैव टू बाय दैट न्यू एसेट, इट इज अ केस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, सो वी विल डिडक्ट फ्री कैश फ्लोज. एंड एट लास्ट वी विल बी एडिंग सिनर्जी कैश बेनिफिट्स. बेटे इतना लॉजिकल है कि आपको रटना नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, सच सच बोल रहा हूँ. आप एक बार लिख लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. फ्री कैश फ्लोज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कैश फ्लोज प्लस सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स माइनस टैक्स. आपने सोचना है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हो रही है इससे पैसे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं. ऑपरेटिंग कैश फ्लोज प्लस सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स माइनस टैक्स माइनस रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट प्लस सिनर्जी कैश बेनिफिट्स, दिस इज फ्री कैश फ्लोज. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. तो हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे, आपको लॉजिकली ज्यादा समझ आ जाएगा, है ना. अब हम इससे वैल्यू ऑफ इक्विटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ डेट भी. क्या अगर मुझे एक पूरे बिजनेस की वैल्यू पता चल जाए और उसमें से मैं डेट, पूरे बिजनेस की वैल्यू का मतलब है इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट. अगर मैं डेट कम कर दूं, क्योंकि डेट की पेमेंट पहले करनी पड़ती है, तो जो बच गया वो वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी. तो मैंने उसको एक डायग्राम में बताया, जैसे आपके लिए टाइमलाइन प्रिपेयर की. FC फ्री कैश फ्लो फॉर फर्स्ट ईयर, फ्री कैश फ्लो फॉर सेकंड ईयर, फ्री कैश फ्लो फॉर थर्ड ईयर, फ्री कैश फ्लो फॉर फोर्थ ईयर. इन सबका मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया, और उसमें से बिकॉज आई हैव कैलकुलेटेड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दीज, तो ये पूरे बिजनेस की वैल्यू आ गई. इसमें से अगर मैं वैल्यू ऑफ डेट लेस कर दूं तो बैलेंसिंग फिगर विल बी वैल्यू ऑफ इक्विटी. माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कुछ बच्चे घबरा गए, घबराना है ही नहीं यार. भूपेश आनंद के होते घबरा जाओगे यार. आप लिखो ना, पहले लिखो तो सही. As per discounted cash flow basis, value of entity or the value of business is equal to present value of all future cash flows. Now, how to calculate future cash flows? Very simple. Operating cash flows plus sale of non-current, reshuffling of assets होगा ना non-current asset का. तो अगर आपने पुराना एसेट बेच दिया तो ऐड कर दो, खरीद लिया तो माइनस कर दो, और टैक्स का इफेक्ट ले लो, और कुछ सिनर्जी बेनिफिट होता तो ऐड कर दो. मोटी सी बात है, इसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो. फिर क्या करो, इन जितनी भी फ्यूचर में फ्री कैश फ्लोज होंगी उनका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, तो वो तो पूरी बिजनेस की हो गई. उसमें से डेट की वैल्यू कम कर दें तो बताओ बैलेंसिंग फिगर विल बी वैल्यू ऑफ इक्विटी. तो आइए जी, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको कराऊंगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा. तो टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं. एक बार हम 6 में आते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या. तो लॉजिकली मुझे लगता है फिर ज्यादा आपको पता चलेगा. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 में 6 में आ गया जी. 6 में आ गया सर. लो सर, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड. जो सब चमकता है सोना नहीं होता. क्वेश्चन की लेंथ देकर घबराना मत, ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. वो कहता है जी कुछ अपने आपको जानकारी मुहैया कराइए. कुछ हमने चीजें इनकम स्टेटमेंट से ले ली है, कुछ बैलेंस शीट से ले ली है, जो आपको जरूर आप विच यू मस्ट बी रिक्वायरिंग दैट बिकॉज वी रिक्वायर सम इन्फॉर्मेशन फॉर वैल्यूइंग दैट. वी आर अ वैल्यूअर. आई एम ACCA कम फाइनेंस मैनेजर. आई वांट टू वैल्यू इट and I am following discounted cash flow, and for that they have given the information. The first information is revenue, sales इतनी है, production expenses इतने हैं, administrative expenses इतने हैं, depreciation इतनी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतनी है, कॉर्पोरेट डेट इतना है, टैक्स इतना है, वेटेड कॉस्ट इतनी है, इन्फ्लेशन इतनी है. These cash flows are expected to continue every year
फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। आराम से, मैंने कहा बिल्कुल जल्दी नहीं है, आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, वो तो सिंपल सी बात। सेल्स की क्या पता हमें जरूरत पड़े भी देख लेंगे। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो हमें पता है जी प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे लेस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 24 मिलियन, ये भी लेस करते हैं। टैक्स लायबल डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन का एज सच कैश नहीं जाता बट उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, टैक्स सेविंग का, वी आर ऑल अवेयर ऑफ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर हमें लेना है तो हमें ऐसा लग रहा है that we require this much amount of investment which we have to do. Corporate dividend is this trading at 130%, इसका मतलब फेस वैल्यू इतना लेकिन 130% में बिक रहा है। ठीक है जी, टैक्स रेट इज 30%, दिस इज दिस, कैश फ्लो इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी। पहली बात यहाँ पे क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी। अच्छा, वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होती है, अगर मैं वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल दूं उसमें से वैल्यू ऑफ इक्विटी लेस कर, वैल्यू ऑफ डेट लेस कर दूं तो दिस विल बी वैल्यू ऑफ इक्विटी। बड़ी सिंपल सी बात है जी, ये बिजनेस की वैल्यू कर दी, ये डेट की वैल्यू लेस कर दी, ये इक्विटी की वैल्यू आ गई। अच्छा, बिजनेस की वैल्यू निकालने के 3 अप्रोच हैं, एसेट बेस्ड, अर्निंग यील्ड एंड कैश फ्लो। एसेट बेस्ड तो लगेगा नहीं क्योंकि एसेट तो दिए नहीं हुए। अर्निंग बेस्ड भी नहीं लगेगा क्योंकि ना तो मुझे प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है ना अर्निंग यील्ड दिया है। कैश फ्लो में आ गए तो कैश फ्लो में डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड नहीं लगेगा क्योंकि डिविडेंड गिवन नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड ही लगेगा और फ्री कैश फ्लो की मुझे डाटा से इंफॉर्मेशन दी है। ऐसा माइंड में आपके प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, पहले क्वेश्चन में नहीं भी आएगा तो घबराना नहीं है। आइए मैं पहले इसको देखता हूं कि मैंने आपके लिए क्या क्या प्रिपेयर किया है, सो दैट कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने एक एक बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बेटे। कैप्लन से बीबीबी से कॉपी पेस्ट नहीं मारा, वहां पर टिक टिक करा के नहीं पढ़ाया। देखो क्या लिखा है, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। क्वेश्चन को बिल्कुल ईमानदारी से पहले पढ़ो। प्रिपेयर अ वर्किंग नोट। रेवेन्यू $350 मिलियन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड $210 मिलियन, एडमिन $24 मिलियन। अच्छा, डेप्रिसिएशन का क्या है कि भाई साहब हम डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस लेते तो है ही नहीं, उसका टैक्स सेविंग लेते हैं, अभी देख लेंगे। कैश फ्लो 1106, टेक कैश प्रॉफिट्स टैक्स 34.8, कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 81.2। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं क्वेश्चन को भी समझा रहा हूं, अभी आंसर तैयार नहीं किया, अभी रात बाकी है, अभी बात बाकी है। बेटे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, उसका एक्सरे कर रहे हैं, उसका वर्किंग नोट बना रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी, मन छोटा मत करना। अच्छा जी, आइए फिर हमने क्या किया, हमें पता है कि कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन, तो मैंने वही किया बेटे, ये तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में 10 बार किया। 81.2 लेक्चर चैप्टर नंबर 4 में, तो 81.2 प्लस टैक्स सेविंग ऑन दैट कम्स टू 90.5। बेटे अब ये 90.5 क्या आ गया, दिस इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो। आराम से, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और घबरा नहीं रहा बेटे। आप देखो ना मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है लॉजिक्स क्या है, कंसेप्ट्स क्या है। आराम से यार, आपको फ्री कैश फ्लो निकालनी है और फ्री कैश फ्लो के लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो होना जरूरी है। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो के लिए मैंने बताया हुआ है कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। जनरली हम ये वाली अप्रोच लगाते हैं क्योंकि कैप्लन और बीवी में इन्होंने ये वाली अप्रोच फॉलो किया, तो घबराना किस बात का है। अच्छा, उसमें क्या करते हैं, प्लस सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, यहां पे कोई है नहीं, माइनस टैक्स कर दिया, प्लस और माइनस रिप्लेसमेंट ऑफ एनी एसेट, यहां पर रिप्लेसमेंट की बात भी नहीं है, प्लस सिनर्जी बेनिफिट गिवन नहीं है। तो नहीं गिवन है तो गोली मारो यार, जो गिवन है वो ले लो। तो मैंने यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है 48 का, तो मेरे पास फ्री कैश फ्लोज कितनी आई, 42.5 आई भाई साहब, फ्री कैश इनफ्लोस। सवाल यह है कि क्या आपको लॉजिकली ये समझ आ गया कि फ्री कैश इनफ्लोस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, फ्री कैश इनफ्लोस निकाला तो फिर तो सिंपल ही है, मैंने वैसे लिख दिया एज इन द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वी हैव डिस्कस्ड, इफ द कैश फ्लोज आर अप टू इनफाइनाइट पीरियड परपेचुअली देन। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट भी है ना, और हमने डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जब इन्फ्लेशन होता है तो आप रियल कैश फ्लोज के बेसिस पे और रियल डिस्काउंटिंग रेट के बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना है। तो आज वो बात यहाँ याद आ गई, तो यहाँ भी मदद करेगी क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट गिवन है। तो बेटे जब इन्फ्लेशन रेट दिया होता है तो हम रियल कैश फ्लोज के साथ ही काम करते हैं, क्योंकि अगर आप नॉमिनल से करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये बात आपने सीखी थी,
उसमें इन्फ्लेशन वाले फैक्टर में, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स में। सो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इन केस ऑफ इन्फ्लेशन मैंने आपको इसमें डिस्कस किया था, ठीक है जी। लिख लो बेटा, पहले लिख लो, कमर दीदी बेटा। As in investment appraisal, we have discussed if cash flows are up to infinite period, and in that case, it is better to use real cash flows rather than nominal. So present value of equity will be equal to present value of real cash flows minus value of debt. क्योंकि डेट लेस करेंगे पूरे बिजनेस की वैल्यू से, तो फिर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले 42.5 अप टू इनफाइनाइट सीरीज तक है, 10% का डिस्काउंटिंग रेट है, तो मैंने वैल्यू ऑफ निकाल दी 425 मिलियन। बेटे ये बिजनेस की धंधे की वैल्यू है, इसमें से अगर मैं डेट की वैल्यू कम कर दूं, है ना, तो डेट की वैल्यू कम कर दूं तो मेरे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। डेट की वैल्यू कैसे आएगी बेटे? मार्केट वैल्यू, बिकॉज हमने देखा था 140 मिलियन 30% प्रीमियम बेस बिक रहे हैं, तो दैट कम्स टू 18.2। इट मींस वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 406.8। मैंने फिर कहा मुश्किल नहीं है। जब हम कोई भी काम पहली बार करते हैं तो थोड़ा सा शुरू में अटपटा लगता है। आपको पहली बार ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आप जेम्स बॉन्ड हैं, क्रिश हैं, आपको सब समझ आ जाएगा। धीरे धीरे आप लॉजिक्स को पहले एब्जॉर्ब करें, देखें कि मैंने क्या कहा, किसके साथ रिलेशनशिप दी, धीरे धीरे आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। और जिस तरह से मैंने बताया बेटा, मैं सच बता रहा हूं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक बात कहनी है, मैंने आज एक वीडियो दिखाना है और वो वीडियो इतना प्यारा सा है। वो वीडियो ये कहता है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। बेटे अब तो लास्ट लेक्चर चल रहा है और लास्ट लेक्चर में एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सीए किया, मैंने सीएस किया, मैंने सीएफए किया, मैंने एसीसी किया, मैंने सीएफए किया, इतना कुछ किया और कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेडिटेशन नाम की कोई चीज होती है, सुना था, लेकिन जैसे जैसे मैं मेडिटेशन अब करता जा रहा हूं मुझे रहस्य पता चलते जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 10 टाइम ज्यादा आउटपुट दे सकता अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे को मेडिटेशन भी साथ साथ करनी चाहिए। तो आज आपको मैं इस वीडियो के थ्रू ये बताने जा रहा हूं, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो 10 मिनट अपनी लाइफ के निकालिए, शांत होकर बैठिए, सांस को देखिए, आ रहा है जा रहा है बस उसको देखना है, और देखिए क्या कह रहे हैं मेडिटेशन के कितने बेनिफिट्स है यार। कि हमारे अस्तित्व का स्रोत ये जिंदगी के संतुलन और गहरी नींद और पूरी खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम जब आप सोते हैं ना तो थोड़ी सी हमें यूनिवर्स की पावर मिलती है, बट जब आप मेडिटेट करते हैं तो उसमें 10 गुना ज्यादा मिलती है। आप देखिए क्या अपने रोज की दिमागी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शरीर के हर काम। ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। विश्व शक्ति जरूरी है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मौके से जूझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है। बेटे ध्यान, मेडिटेशन, ह्यूज बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। तो मैं आज के लेक्चर के थ्रू आपको ये कहना चाहूंगा कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करें। आप किसी भी धर्म के हैं, इससे मैटर नहीं करता यार। मिलते हैं बेटे लेक्चर नंबर 5 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।